नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में गणतंत्र दिवस की परेड, सूचना विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार। झांकी में विकसित उत्तराखंड की झलक। 5 फरवरी को शुरू होगा विधानसभा सत्र। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना की जारी। 5 फरवरी सुबह 11 बजे से शुरू होगी सत्र की कार्यवाही। 8 केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे काठ गोदाम रेलवे स्टेशन। मंत्री ने रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने दिया बयान, कहा रेलवे स्टेशन का होगा सौंदर्यीकरण। हरकी पैड़ी पर बच्चे की मौत का मामला, पोस्टमार्टम में सामने आया पूरा सच। शरीर में खून की कमी से हुई थी बच्चे की मौत। हल्द्वानी में कांग्रेस वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने की प्रेस वार्ता। पीएम मोदी जी को सबसे सशक्त प्रधानमंत्री बताया। रुद्रपुर के गांधी पार्क में हुआ भूमि पूजन। श्रीमद् भगवत कथा के लिए किया गया भूमि पूजन। 28 जनवरी से 3 फरवरी तक चलेगी कथा। उत्तरकाशी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में पुलिस परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। साथ ही कार्यालयों और विद्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। देहरादून में समाजवादी पार्टी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया ध्वजारोहण। लोगों के बीच मिठाइयां की वितरित। साथ ही आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनानी की शुरू। हरकी पैड़ी पर बच्चे की मौत का मामला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया पूरा सच। शरीर में खून की कमी से हुई बच्चे की मौत। हरिद्वार में बच्चे की मौत पर हुआ था हंगामा। रुद्रपुर केडी बड़ीबा गांव में रहने वाले एक वृद्ध युवक की गला काटकर हत्या, जमीनी विवाद बताई जा रही मुख्य वजह। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। दो मिनट में 10 बड़ी खबरों के बाद अब रुख करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। देहरादून में गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में कई विभागों ने झांकियां प्रदर्शित की, जिसमें सूचना विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला। ये पुरस्कार राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने प्रदान किया, जिसे महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी और संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान ने प्राप्त किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर विकास नगर मुख्य बाजार में ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नशा छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा निकाली। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा का मकसद क्षेत्र में बढ़ते नशे के दुष्प्रभाव को लेकर लोगों को जागरूक करना था। पैदल जागरूकता रैली के दौरान नशा छोड़ो भारत जोड़ो के नारे लगाए गए। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही हमने एक स्थानीय नशे के मुद्दे को भी शामिल किया है, जिसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता नशे के दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। तो मैं आपके समस्त दर्शकों को 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। कांग्रेस का इस अवसर पर संकल्प है जो संविधान और संविधान की संस्थाओं की रक्षा करने के लिए पूरे देश में एक लड़ाई लड़े। राहुल जी की न्याय यात्रा इसी संघर्ष की शुरुआत है। हमने स्थानीय स्तर पर एक मुद्दा और जोड़ा है। स्मैक और ड्रग के खिलाफ हम एक आंदोलन करेंगे, जिसमें हम जन जागृति करेंगे और प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि वो इस गंदे व्यापार को इस क्षेत्र से समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। दरगाह साबर कार्यालय में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं इस दौरान उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स और जॉइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद शादाब शम्स ने कहा कि अब यहां स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर हमेशा झंडा फहराया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अरबी मदरसों में श्री राम पढ़ाए जाएंगे। बता दें कि मदरसों के छात्र उर्दू अरबी के साथ श्री राम के किरदार को भी गंभीरता से पढ़ेंगे। इस दौरान तहसील प्रशासन के साथ दरगाह के सभी अधिकारी मौजूद रहे। ये विषय आया है कि मुझे लगता है कि श्री राम के बारे में जो वजूद है वो अपने आप में गाथा कहता है। कौन है श्री राम? है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। ये अल्लामा इकबाल साहब ने ये शेर कहा था।
और कहा कि हम अहले नजर उनको इमाम हिंद समझते हैं। इमाम वो होता है जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं। तो इमाम जो श्री राम है, उनका कैरेक्टर ऐसा है कि उनको फॉलो करना चाहिए, और फॉलो तब करेंगे जब आप उन्हें पढ़ेंगे। श्री राम का जो किरदार है, मैंने बड़े बड़े आयम्मा से बात की, उन्होंने कहा ये किरदार नबियों वाला किरदार है, ये किरदार बड़ा किरदार है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ऐसे किरदार को हम अपने बच्चों को, जहां मदरसे में मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, साहबाओं को पढ़ाएंगे, वहां श्री राम को भी पढ़ाएंगे, और मुझे लगता है यही खूबसूरत भारत की शुरुआत। विधानसभा सचिवालय ने उत्तराखंड विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। 5 फरवरी को विधानसभा सत्र शुरू होगा। बता दें 8 सितंबर 2023 को अनिश्चितकाल के लिए सत्र स्थगित हुआ था, जिसके बाद आज सत्र के किए जाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 5 सितंबर को सुबह 11 बजे से विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। नमस्कार। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आहूत हो गया है। 5 फरवरी से 8 फरवरी तक सत्र चलेगा। इसकी सूचना विधानसभा सचिवालय ने जारी कर दी है, और हम इस सत्र को पूरी तरह से अच्छे से चलाएंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाएंगे। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेशन पर बन रही निर्माणाधीन इमारत का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से भी बातचीत की है। साथ ही सांसद अजय भट्ट ने बताया कि अमृत भारत योजना के तहत हर रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया जाना है, जिसका कार्य पूरे देश में चल रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि देश के कुछ चुनिंदा स्टेशनों को प्रथम फेज में तैयार किया जाना है, जिसमें काठगोदाम रेलवे स्टेशन भी शामिल है। ये अमृत भारत में बहुत बड़ा कायाकल्प हमारे रेलवे स्टेशन से का हो रहा है। देश भर में तो चल ही रहा है। हर स्टेट में कुछ स्टेशन पहले फेज में चिन्हित हुए हैं, जिसमें यहाँ नैनीताल और उधम सिंह नगर जो हमारा संसदीय क्षेत्र है, उसमें जैसे काठगोदाम हो गया, हल्द्वानी हो गया, लालकुआ हो गया, रामनगर, रुद्रपुर, काशीपुर, तो ये काम इसमें अभी तेज़ी से चल रहे हैं। इसलिए मैंने देखा कि कितनी स्पीड काम की है, कैसा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। आने वाले दिनों में देश के सारे स्टेशन से का जहाँ कायाकल्प होगा, वहाँ उत्तराखंड के स्टेशन और यहाँ जो नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के रेलवे स्टेशन है, इनका भी कायाकल्प सबको साफ दिखाई देगा। रुद्रपुर में 28 जनवरी को श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जो कि 3 फरवरी तक चलेगी। वहीं श्रीमद् भगवत कथा को लेकर गांधी पार्क में भूमि पूजन किया गया। वहीं भागवत कथा के एक दिन पहले यानी कि आज ही के दिन आवास विकास के शिव मंदिर से कलश यात्रा निकाली जाएगी। मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों का अभिनंदन और साधुवाद करूंगा जो आप यहाँ उपस्थित हुए हमारे छोटे से निमंत्रण पर। और ये आज का कार्यक्रम जो है भूमि पूजन का कार्यक्रम था, जिसमें माननीय पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जी ने, भरतपुर शिवचोक जी ने और संजय ठुकराल जी ने भूमि पूजन किया। तो भूमि पूजन का उद्देश्य यह है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो पहले धरती माता को प्रणाम करना होता है। ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्याओं के द्वारा यह सुंदर कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी और इस शहर के मुख्य पार्क गांधी पार्क में विधिवत रूप से इस कथा का परसों शुभारंभ होगा और कल कलश यात्रा आवास विकास के शिव शक्ति मंदिर से कल लगभग 10:30 बजे प्रातः निकलेगी और आज विधिवत रूप से सभी आम जनमानस के द्वारा यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है। नारियल को तोड़कर इसका शुभारंभ किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रमोद कृष्णम ने कहा कि नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री पूरे देश की जनता का होता है। उन्होंने कहा पूरे विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी एक ताकतवर इंसान के रूप में उभर कर आए हैं और अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देनी है
तो इसके लिए पूरे विपक्ष को अपना एक बहुत भरोसेमंद और विश्वसनीय चेहरा सामने लाना होगा। भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करना मुझे लगता है ये बहुत बड़ी गलती है। और जिन राजनीतिक पार्टियों ने, जिन राजनीतिक नेताओं ने भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार किया है, उन्हें जल्दी ही अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। राम भारत की आत्मा है। राम के बिना न भारत की कल्पना की जा सकती है, न भारत के लोकतंत्र की। राम को किसी एक पार्टी का समझ लेना ये उचित नहीं है। राम किसी एक वर्ग के नहीं है, किसी एक जाति के नहीं है, किसी एक राज्य के नहीं है, किसी एक क्षेत्र के नहीं है। राम को देश की सीमाओं में भी कैद नहीं किया जा सकता है। दिल्ली के परिवार के 7 साल के मासूम बच्चे की मौत गंगा में डूबने से नहीं हुई, बल्कि खून की कमी से हुई है। ब्लड कैंसर के चलते बच्चे के शरीर में खून की बेहद कमी हो गई थी। इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पूछताछ के बाद बच्चे के माता पिता मौसी को भी छोड़ दिया गया है। बता दें कि बुधवार को दिल्ली के सोनिया विहार के निवासी राजकुमार सैनी के बेटे रवि की हरिद्वार में हर की पैड़ी पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इसका इल्जाम माता पिता और मौसी पर आया था। पूछताछ में पिता ने पुलिस को बताया कि रवि ब्लड कैंसर से पीड़ित था। ब्लड कैंसर और बोन कैंसर से पीड़ित था, जिसका सर गंगाराम हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और उसकी सिचुएशन क्रिटिकल थी। डॉक्टर द्वारा उसको जवाब दे दिया गया था। तो मदर फादर आस्था की दृष्टि से हमें हरिद्वार लेके आए कि हर की पैड़ी पे स्नान कराने के बाद इसको दर्शन वगैरह कराएंगे। हो सकता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए। और ड्राइवर से भी पूछताछ की गई तो ड्राइवर द्वारा बताया गया कि बच्चा जब बैठा था उसके बाद से बहुत ज़्यादा उसके अंदर मूवमेंट नहीं था और कुछ बातचीत नहीं कर रहा था। और जब हॉस्पिटल में बच्चे का आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर है कि बच्चे की डेथ अनीमिया से हुई है, डूब के मरने से नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर से वार्ता के मौखिक वार्ता के क्रम में यह स्पष्ट है कि बच्चे की मौत हरिद्वार में आने से पहले ही हो गई थी और उसकी बॉडी में थोड़ा अकड़न भी थी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि 26 जनवरी को समिति का कार्यकाल एक बार फिर से समाप्त हो गया है। सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 3 बार बढ़ाया था। हालांकि संभावना ये जताई जा रही है कि यूसीसी के लिए गठित समिति 26 जनवरी के बाद तक यूसीसी का मसौदा सरकार को सौंप देगी। वहीं यूसीसी को लेकर विपक्ष सत्ताधारी दल पर हमलावर है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। साल 2021 में राज्य के मुखिया के रूप में सीएम धामी ने कमान संभाली, जिसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही गई थी। साल 2022 में विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी सत्ता में आई। बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के रूप में कमान सौंपी। सीएम धामी ने 23 मार्च साल 2022 को शपथ लेने के बाद कैबिनेट की बैठक की और इसी बैठक में धामी कैबिनेट ने प्रदेश में यूसीसी लागू करने का निर्णय भी लिया। साथ ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी गठित करने का निर्णय लिया। 27 मई साल 2022 को उत्तराखंड शासन की ओर से आदेश जारी करते हुए यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति का गठन हुआ। सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ इसमें शामिल रहे और इस समिति के सदस्य सचिव अजय मिश्रा हैं। विशेषज्ञ कमेटी गठित होने से लेकर अब तक यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 3 बार बढ़ाया जा चुका है। 26 जनवरी को एक बार फिर से विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। विशेषज्ञ समिति ने अपनी अभी तक रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी, जिसको लेकर विपक्षी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ये साफ कहना है कि यूसीसी राज्य का नहीं बल्कि केंद्र का विषय है। बीजेपी का मकसद चुनाव में माहौल बनाने का है।
राज्य को केंद्र के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और चिंता इस बात की है कि संविधान में पिछड़ी जातियों को जो सुविधाएं और अधिकार दिए गए हैं, उन पर क्या इसका असर होने वाला है। बीजेपी इसका नैरेटिव कुछ और ही सेट कर रही है। देखिए, मुझे सीएम धामी क्या कह रहे हैं उससे नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ सब्जेक्ट जो है सेंटर का सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है ही नहीं, और इसमें अननेसेसरीली ये बात करें, इनका केवल और केवल मकसद चुनाव में माहौल बनाने का है। स्टेट को सेंटर के सब्जेक्ट्स में, केंद्र के सब्जेक्ट्स में ज़बरदस्ती इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमारी केवल एक चीज़ को लेकर चिंता है कि जो संविधान ने सुविधाएं और जो अधिकार दिए हैं हमारे पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी वर्ग को, थारू को, बुक्सा को, हमारे आदिवासियों को, उन पे इसका क्या असर होने वाला है, और वो जब तक पता नहीं चलता यूसीसी पे हमारा कुछ कहना ठीक नहीं है। बीजेपी तो उसका नैरेटिव कुछ और सेट करे, लेकिन हकीकत यह है कि ओबीसी, एससी, एसटी, थारू, बुक्सा, भोटिया जनजातियों और हमारे आदिवासियों के अधिकारियों को किस तरीके से प्रभावित करेगी, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस देश के लिए होगा। वो इसको देखे और समझे। वहीं कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत का कहना है कि गोवा में पहले से ही यूसीसी है। कांग्रेस चाहती ही नहीं कि यूसीसी लागू हो। जो अधिकार हिंदू लड़कियों को मिले, वो अधिकार मुस्लिम लड़कियों को भी मिल सके। कांग्रेस का सिस्टम है मुस्लिम धर्म को अपने काबू में करना, इसलिए कांग्रेस यूसीसी का विरोध करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि गोवा जैसा जो हमारा राज्य है, उसमें पहले से ही यूसीसी है। आप देखिए, वहाँ पे कई धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, वहाँ पर मुस्लिम है, हिंदू हैं, बहुत सारे सिख हैं, सभी लोग वहाँ रहते हैं, पारसी हैं। लेकिन ऐसे ही यूसीसी जिस तरीके से कांग्रेस बात करती है, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि ये हो, वो चाहते नहीं है कि हिंदू लड़कियां जो करती हैं, जो कर सकती हैं, वो अधिकार मुस्लिम लड़कियों को भी मिले, मुस्लिम महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़कर आगे बढ़े, एजुकेशन ले, नौकरी करे, अपने पैरों पे खड़ी हो, स्वावलंबी हो। शायद वो ये चाहते नहीं है। उनका एक सिस्टम है मुस्लिम धर्म को अपने अंदर काबू करने का, इसीलिए वो यूसीसी का विरोध करते हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी और आज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी जी, उनके इनिशिएटिव से जो यूसीसी की हम बात करते हैं, उसकी सराहना न केवल उत्तराखंड में होती है। जब हम पूरे देश भर में जाते हैं, किसी भी प्रदेश में, तो मैं रिप्रेजेंट उत्तराखंड को करती हूँ, तो मुझे हर प्रदेश में लोग इसके लिए बधाई देते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छी काम आपका प्रदेश करने जा रहा है। आपके मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। देखिए, यूसीसी का जहां तक गठन का प्रश्न है, मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है और प्रदेश की जनता को विश्वास में लिया है कि उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू होगी, क्योंकि यूसीसी जो कमेटी है उसने पूरे राज्य में और देश के जो राजधानी है वहां जाकर लोगों से सेमिनार के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से इसमें सभी से राय मशवरा किया है। उसका संकलन हो रहा है और जैसे ही वो संकलन वो कमेटी पूरा कर लेगी, एक ड्राफ्ट बना के वो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सौंपेगी। उसका इंतजार किया जा रहा है। अगर आवश्यकता हुई समिति को कि उसकी तिथि आगे बढ़ाने की, तो तिथि निश्चित रूप से बढ़ाई जाएगी और अगर उस तिथि के अंदर वो अपना काम पूरा कर देते हैं, ड्राफ्ट तैयार कर देते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी उसकी विधिवत घोषणा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार के सहयोगी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि यूसीसी लागू करने को लेकर सरकार की नीयत साफ है। यूसीसी के लिए विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल पहले भी बढ़ाया गया है और एक बार फिर जरूरत पड़ी तो सरकार इसको बढ़ाने का काम भी करेगी। देखिए, सरकार की नीयत बहुत साफ है कि सरकार यहाँ पे समान आचार संहिता को लागू करना चाहती है और उसमें जो कमेटी की रिपोर्ट है उसका टाइम भी बढ़ाएगी। अगर उनको टाइम की आवश्यकता होगी, रिपोर्ट पूरी नहीं होगी, तो निश्चित रूप से सरकार टाइम बढ़ाने का काम करेगी। यूसीसी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकताओं में से एक है जो अभी तक लागू नहीं हो पाया। जिस तेजी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया, वो समय से रिपोर्ट को नहीं सौंप पाई है। लिहाजा जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 3 बार बढ़ाया जा चुका है और न ही विशेषज्ञ समिति यूसीसी का मसौदा सरकार को सौंपने को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पाई। इस लिहाज से देखा जाए तो सरकार के पास 2 ही विकल्प बचे हैं। या तो समिति का एक बार फिर कुछ समय के लिए कार्यकाल बढ़ाया जाए या 26 जनवरी तक गठित समिति शासन को यूसीसी का मसौदा सौंप दे।
ताकि यूसीसी को लागू करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस स्थिति में आखिर क्या कदम उठाती है। देहरादून से जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।